नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सबसे बात करने के बाद ड्राफ्ट की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। हमें जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा हम इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के सभी राज्य इसको लागू करें। उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने सभी स्टेक होल्डरों से बात की है, विभिन्न समुदाय के लोगों से बात की है, सभी के बीच में जाके जनता के सुझाव भी लिए हैं, विधि विशेषज्ञों से भी बात करी है, स्टेक होल्डरों से भी बात करी है। सबसे बात करने के बाद अब उनका ड्राफ्ट लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, अब पूरे भारत में भी इसकी चर्चा चल रही है। जब पिछले कुछ दिनों में गुजरात में चुना तो गुजरात में भी सरकार ने इसको बारे में सोचा था और अब पूरे भारत में के लिए सोच रहे सर। नहीं, ये समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर हम जब इसको लाए थे तो हमने ये कहा था कि सभी धर्म, सभी पंथ, सभी समुदाय, सबके लिए हम एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी तो अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के सभी राज्य इसको लागू। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर नए वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। वही इन वायरल वीडियो को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सफाई दी है। मंदिर प्रबंधन ने इस विवाद को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है, लेकिन इन सब के बीच मंदिर के भीतर कुछ नए वीडियो जारी हुए हैं जिसमें सोने की पॉलिश भी दिखाई दे रही है और इस पॉलिश को मंदिर की दीवारों पर किया जा रहा है, जिसके बाद केदारनाथ के लगभग सभी तीर्थ पुरोहित मंदिर के भीतर लगे सोने के विरोध में आ गए हैं। राज्य में इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि देश में अन्य भी मंदिर हैं, लेकिन सारे विवाद मंदिर समिति के अधीन मंदिरों से ही क्यों उठ रहे हैं। जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कुछ षड्यंत्रकारी देवभूमि के दान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। दानदाता की मंशा पर सवाल उठाना सही नहीं है। आपको बता दें कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में 230 किलो सोने की 560 प्लेटों को दान किया गया था, जिसका काम कपाट बंद होने के बाद बद्री केदार मंदिर समिति को शुरू किया था, जिस पर अब सवाल उठने लगे। कल केदारनाथ का सोना पीतल हो गया, ये मामला सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तराखंड एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर छाया हुआ है, किसी अच्छे काम के लिए नहीं, पुनः एक बार धामी राज में बुरे काम के लिए। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, उस पर कभी सवाल नहीं उठते। तमाम ऐसे मंदिर हैं हमारे देश के अंदर जिसमें सोना लगा हुआ है, वो पीतल नहीं होता। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में अजेंद्र अजय, जो कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं, वो फ़ोटो सेशन करवाते हैं सोना लगने के बाद। वो खुद अपने ऑफिशियल पेज से उसको ट्वीट करते हैं और उस वक्त भी विवादों में थे वो कि गर्भगृह में फ़ोटो खिंचाना जब आम आदमी के लिए मना है तो अजेंद्र अजय ने कैसे खिंचाई। और आज आप साफ मुकर जाते हैं कि किसने लगाया, कौन दानदाता था, सोना लगाया, पीतल लगाया, तांबा लगाया, हमें पता नहीं, वो अपना ज्वेलर लाया था। आपको किस लिए चुना गया? आपको उत्तराखंड सरकार ने बीकेटीसी का अध्यक्ष मॉनिटर करने के लिए एक वॉच डॉग के रूप में बैठाया था कि बद्रीनाथ केदारनाथ में कोई भी गतिविधि हो आपने उसको मॉनिटर करना चाहिए था। आप कर क्या रहे थे जब ये दाता फ्रॉड कर रहा था और सोने के नाम पर पीतल लगा रहा था? आज वीडियोस वायरल हो रही हैं, रात के अंधेरे में उसको ब्रासो किया जा रहा है, उसमें सोने का पॉलिश मढ़ा जा रहा है, उसमें पेंट और ब्रश लेके लोग लगे हुए हैं। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में तो हमने ये सब कंट्रोवर्सी कभी सुनी ही नहीं। तो जब से बीकेटीसी का गठन हुआ और बीकेटीसी के अध्यक्ष के रूप में अजेंद्र अजय बैठे हैं, विवादों का पर्याय हो गया है बीकेटीसी। कभी क्यूआर कोड, और क्यूआर कोड मामले में जांच कहां तक बढ़ी ये पुलिस के आला अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। हर नया मुद्दा आता है और पुराना मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है। एक मुद्दा थमता नहीं है कि दूसरा मुद्दा सामने आ जाता है। सामने आकर सफाई दीजिए, क्योंकि जवाबदेही है आपकी, जिम्मेदारी है आपकी। केदारनाथ मंदिर में क्या खेल चल रहा है ये जानने का अधिकार जनता को भी है, विपक्ष को भी है, मीडिया को भी है। इसलिए क्योंकि धर्म की आड़ में ये गोलमाल, ये गड़बड़झाला नहीं। देखिए, पहली बात तो बहुत मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि मंदिर समिति द्वारा इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। मंदिर से स्पष्ट बताया कि उस जो भी वो सोने की धातु से जहाँ वो चढ़ाया गया है, वो उसको निर्माण करने का काम उस दानदाता का ही है
और अभी जब कल और उसकी जांच की गई तो प्रत्यक्ष रूप से वो शुद्ध पाया गया। अब बिना देखे बिना समझे आरोप लगाना ये देवभूमि की मर्यादा को खंडित करने वाले कुछ शरारती तत्वों का काम है, और मैं जो भी इस पर प्रश्न खड़ा करेगा उसे मैं शरारती तत्व ही कहूँगा। और मेरा ये कहना है कि देवभूमि के दान पर प्रश्न खड़ा करके वो दानदाता का अपमान कर रहे हैं, इसलिए ऐसी सब बातों से बचना चाहिए। मैंने कल अखिलेश यादव जी से भी कहा चैनल के माध्यम से कि आप केदारनाथ आइए, बद्रीनाथ आइए, लखनऊ से गाल। केदारनाथ धाम मंदिर के स्वर्ण मंडित गर्भगृह में सोने की प्लेटों को पित्तल की बताने को बीकेटीसी अध्यक्ष ने राजनीतिक षड्यंत्र बताया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की माने तो मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने वाले दानदाता की श्रद्धा पर सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये वही दानवीर हैं जिन्होंने 2005 में बद्रीनाथ में भी दान किया था। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और सपा पार्टी पर जमकर कटाक्ष किए। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोने की परत के विवाद में कूद पड़े हैं। अखिलेश यादव ने गर्भगृह में सोने की जगह पीतल की परत लगाने को लेकर कई सवाल उठाए हैं और इसे आपराधिक मामला बताते हुए आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए कहा कि केदारनाथ मंदिर में सोने की जगह पीतल की परतों को लगाने का आरोप लग रहे हैं। ये अपराध के साथ साथ आस्था से खिलवाड़ का भी बेहद संवेदनशील मामला है। इस साजिश की उच्च स्तरीय जांच कर झूठ की परतें उतारी जाए। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व विधायक ने बीकेटीसी पर सवाल खड़े किए। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के एक षड्यंत्र के तहत में श्री केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि गत वर्ष महाराष्ट्र के एक दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष इच्छा प्रकट की थी कि वो केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराना चाहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करके उस पर व्यापक विचार विमर्श करके निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दानी महानुभाव को केदारनाथ गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने की अनुमति दी। इसके एवज में ना ही दानी महानुभाव के साथ में किसी प्रकार का कोई समझौता किया गया और ना ही दानी महानुभाव की ओर से हमसे कोई शर्त रखी गई और ना ही उन्होंने इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए हमसे ATG का सर्टिफिकेट मांगा और ना ही हमारे द्वारा उनको ये प्रदान किया गया। मंदिर समिति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में ये कार्य संपादित करवाया और ये भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि दानी महानुभाव के द्वारा स्वयं के स्तर से स्वयं के ज्वेलर्स के माध्यम से ये कार्य संपादित कराया गया और इससे पूर्व वर्ष 2005 में इन्हीं दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह को भी स्वर्ण मंडित कराया था और इन्हीं ज्वेलर्स के माध्यम से उन्होंने ये कार्य संपादित कराया था। दानी महानुभाव की जो निश्चल और निस्वार्थ भावना थी, पावन भावना थी कि केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने की और इसके एवज में उनके द्वारा मंदिर समिति से किसी प्रकार का कोई लाभ भी प्राप्त नहीं किया गया, ना ही उनके द्वारा अपने नाम की अपेक्षा प्राप्त की गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस सब के बावजूद कुछ लोगों द्वारा दानी महानुभाव की मंशा पर सवाल उठाया गया कि सोने की जगह पीतल की परतें लगाई गई हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत ही दुर्भाग्य की बात। देखिए, कपाट बंद होने से पहले पिछले साल तमाम चैनलों में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में ये खबर चली कि केदारनाथ में 550 सोने की प्लेटें चढ़ाई जा रही हैं और अलग अलग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने ये बताया, ये दावा किया कि वो 1.25 अरब की इसका सोना चढ़ा है और लगभग कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल ने ये दावा किया कि 200 किलो से ऊपर वो सोना है। अब जब कुछ दिन पहले केदारनाथ के उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि योजनाओं को जन जन तक पहुंचाइए। हर वर्ग को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसे भी आप सबके माध्यम से निश्चित रूप से सुनिश्चित करना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर उनके ही मार्गदर्शन में उत्तराखंड में ही विकास के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें दिखाए गए इस विश्वास को हम अवश्य ही साकार करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसके लिए हमारी सरकार निरंतर
पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य कर रही है। हमने ऐसे कई मुद्दों का पिछले 1 वर्षों में निस्तारण किया है जिन्हें पहले की सरकारों ने दरकिनार किया था। हमारी सरकारों द्वारा अंत्योदय को 3 गैस सिलेंडर देने हो, या प्रदेश की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना हो, समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करना हो, या जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून बनाना हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद को रोकने के लिए उठाए गए कदम हो, या देश का सबसे कड़ा नकल कानून बनाना हो, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, या फिर हाल ही में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए उठाए गए कदम हो। हमने इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है, उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है, भविष्य की आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई जा रही हैं। हमारे शहर अब तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम निरंतर अपने शहरों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इस वर्ष उत्तराखंड में स्थायी निकाय के चुनाव भी होने, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से, आप सबकी शुभकामनाओं से इन चुनावों में हमेशा की तरह आप अपना संपूर्ण योगदान भी सुनिश्चित करेंगे। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की यह टीम 2024 के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। वर्तमान में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर हमारे सांसद हैं। 2024 के चुनाव में हमारा संकल्प इन सभी 5 सीटों पर विजय प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए इतिहास रचना करना भी हमारा लक्ष्य है। हम केंद्रीय नेतृत्व को, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को यह विश्वास दिलाते हैं कि चुनाव में देवभूमि की जनता के आशीर्वाद से हम सभी सीटों पर शानदार विजय प्राप्त करेंगे और देश में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। हम सबके प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हमें 2024 के पूर्ण अभियान में पूर्ण मनोयोग के साथ अभी से जुटना है। भाइयों बहनों, 22 वर्ष का युवा उत्तराखंड अब एक नए जोश और एक नई उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम सभी कार्यकर्ताओं को, सभी प्रबुद्धजनों को, सभी पूर्व सैनिकों को इस सम्मेलन से गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, जनजाति, युवा एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लेकर यहां से वापस जाना है। हमें आज इस प्रबुद्धजन सम्मेलन द्वारा यह विकल्प रहित संकल्प लेना है कि हम बाबा केदार की धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहे गए कथन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको चरितार्थ करने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। और केंद्र और राज्य की सरकारों का योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक जब तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हम लोगों को, हम सभी को लगातार प्रयास करना होगा, चैन से नहीं बैठना होगा। अंत में मैं एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए और आप सबकी तरफ से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का देवभूमि में स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रबुद्धजन सम्मेलन के इस आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के लिए लोकसभा सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के 9 सालों के कार्यकाल में किए गए कार्यों पर चर्चा की। सांसद ने कहा कि उनके लोकसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व और रिकॉर्ड तोड़ काम हुए हैं। पिछले 5 सालों में लोकसभा क्षेत्र के 14 विधानसभा क्षेत्रों के 4 जनपदों में मेडिकल कॉलेज, PMJSY सड़क के तहत हर जनपद में 300 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। इसके अलावा नेशनल हाईवे हो या फिर ऑल वेदर रोड हो, इन सभी पर सड़कों की स्वीकृति के साथ ही हवाई सेवा समेत टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति मिली। सभा में थी, अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज को भारत सरकार से हमने उसकी सारी स्वीकृति दिला करके उसको सर्टिफाइड करके उसके कॉलेज को हमने शुरू किया है। हमारे 2 बैच वहाँ से निकल चुके हैं। पिथौरागढ़ के लिए नए मेडिकल कॉलेज के लिए हम भारत सरकार से 400 करोड़ रुपए लेकर आए हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हर एक विधानसभा के अंदर लगभग 300 किलोमीटर रोड बनी है, जो हर एक गांव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री सड़क है, उसका हम भारी भरकम बजट लेकर आए हैं। मेरे जो डबल लेन की सड़कें थी, हमने लगभग हमारी NH घोषित हो गई है। एक बहुत बड़ा बजट हमारे पास अभी आ गया है, जो चौसली से पांडुआ खाल तक जाएगी। वो
हमारी कोसी होते हुए, दोराहट होते हुए, चकुटिया होते हुए जाएगी, उसमें टनल भी है। ऐसे ही हमारी एक यहाँ अल्मोड़ा से लेकर के राई आगर तक उसको डबल लेन का हमारा प्रस्ताव है, उसको हमने कर दिया है स्वीकृति। एक दनिया पनार वाली जो रोड है उसको भी हमने उसका स्वीकृति हो गई है। ऐसे ही हमारी ऑल वेदर रोड, दुनिया की सबसे बेहतरीन रोड अगर कहीं बन रही है तो वो 4 धाम के लिए बन रही है। और जो बन रही है तो हमारे टनकपुर से लेकर के लिपू लेक दर्रा, पिथौरागढ़ तक, चंपावत को जोड़ते हुए, लोहा घाट तक जोड़ते हुए, जिससे हमारा 25% समय में ही हम अपनी दूरी को कम कर रहे हैं। मेरा कभी रेल कनेक्टिंग नहीं था मेरा लोकसभा क्षेत्र। हमने भोजीपुरा, पीलीभीत और टनकपुर को डबल बड़ी लाइन देने का काम किया। आज 7 ट्रेनें हमारी चल रही हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है, माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह किया है कि हमको दिल्ली की दूरी और कम हो, तो हमने कहा है कि काठगोदाम या टनकपुर से हमको वंदे भारत ट्रेन हमको मिल जाए, उसका भी हमको फ़ायदा होगा। हमारी एयर कनेक्टिविटी का कल ही हमने पिथौरागढ़ की स्वीकृति हमारी DGCA की और क्लियरेंस मिल गई, एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया की क्लियरेंस मिल गई है। हम जल्दी ही उसमें फ्लाइट हम चला रहे हैं। मेरा जो अभी 9 रत्न के रूप में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी करी है कि टनकपुर से लेकर के बागेश्वर का ट्रेन का पैसा, सर्वे का पैसा हमारा हो गया है। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ऋषिकेश पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय में उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर विवेक ठाकुर ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। जनता के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अभी कोई विकल्प नहीं है। 2024 के चुनाव में जनता फिर से मोदी सरकार को चुनने जा रही है। स्पष्ट है कि 2024 में जनता के मन में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और देश 9 साल जिस तरह से सुरक्षित हाथों में रहा है और प्रगति किया है और जिसको कहते हैं कि कठिनतम दौर से जो मानव जाति गुजरा है और उसमें जो भारत उससे सफलतापूर्वक निकला है जिस नेतृत्व के चलते, ये भली भांति एक ग्रहण हुआ चीज़ है पूरे हिंदुस्तान के निवासियों के बीच। इसलिए ये जो विघटनकारियों का जो जमावड़ा लग रहा है 24 को लेकर, जिसमें देश के प्रति कोई न नीति है न भावना है, बट स्वयं की चिंता है, और चाहे परिवारवाद वाले हों या भ्रष्टाचारी हों, तो ये एकत्रीकरण है अपने आप के लिए, ना कि हिंदुस्तान के। और हिंदुस्तानी जो है वो 9 साल में उसको एहसास हो गया है कि देश प्रथम किसके लिए। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की। उनका कहना है कि महिलाओं को सशक्त किए बिना समाज सशक्त नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए समाज में चर्चा के साथ ही सार्थक प्रयास भी हो रहे हैं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने महिलाओं के शोषण की जमकर आलोचना की। उनका कहना है कि सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, साथ ही कठोर कानूनी भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, महिलाओं पे शोषण तो बहुत ही गलत बात है। अगर किसी इस तरह की चीज हो रही है जहां बच्चियां किडनैप हो रही हैं या बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, तो सख्त से सख्त कानून आना चाहिए और सख्ती से इन लोगों के साथ निपटना चाहिए। देखिए, महिलाओं पे शोषण तो बहुत ही गलत बात है। अगर किसी इस तरह की चीज हो रही है जहां बच्चियां किडनैप हो रही हैं या बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, तो सख्त से सख्त कानून आना चाहिए और सख्ती से इन लोगों के। दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में पवित्र यंग क्लब एवं नगर खेल समिति के तत्वाधान में गुरुपद विश्वास मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का दिनेशपुर कप का पूर्व खेल मंत्री अरविंद पांडे ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में नेपाल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, लखनऊ, देहरादून समेत 16 टीमों ने भाग लिया।
इस दौरान पूर्व खेल मंत्री वर्तमान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि दिनेशपुर एक बहुत छोटा सा शहर है। इतनी छोटी सी इलाके में अंतर्राष्ट्रीय खेल का कराना बहुत बड़ा कदम है। मैं आयोजकों का धन्यवाद करूंगा क्योंकि इस खेल के माध्यम से पूरे देश में दिनेशपुर का नाम रोशन होगा। भी पवित्र रंग क्लब और उसकी सहयोगी संस्था जो स्वर्गीय गुरुपत विश्वास मेमोरियल अंतर्राज्यीय स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और इस प्रतियोगिता में 16 टीमें पूरे देश की, इसके अलावा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की 2 टीमें हैं और अब की बार जो है पिछले साल की रनर टीम कई टीमों को हमने यहाँ पे एंट्री नहीं दी है। पहली बार बंगाल की टीम यहाँ पे खेल रही है, फरीदकोट पंजाब की टीम यहाँ पे खेल रही है, उसके अलावा छतरपुर मध्य प्रदेश की टीम यहाँ पे खेल रही है। ये नई टीमें हैं इसका टूर्नामेंट। IIT रुड़की, देहरादून, हरिद्वार, इसके अलावा कोटद्वार, सारी टीमें 16 टीमें हैं। कॉर्बेट FC जो कि पिछले साल की विजेता टीम थी और काशीपुर स्टेडियम इसके फाइनल उद्घाटन मैच यहाँ पे खेला जा रहा है। टूर्नामेंट 15 दिन तक चलेगा और सभी मैच रात की ये लाइट फ्लड लाइट की रोशनी में खेला जाएगा। क्या कहेंगे? स्वर्गीय गुरुपत विश्वास फुटबॉल टूर्नामेंट अंतर्राज्यीय, इस भव्य टूर्नामेंट की मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और जो कमेटी है, इस कमेटी के संरक्षक के रूप में हमारे यहाँ की जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं छोटी बहन सीमा सरकार, उन्होंने स्थानीय युवाओं को खेल में आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी टीम को लगाया और इस छोटे से इलाके में अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट फुटबॉल का करा के निश्चित ही बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। मैं सफल आयोजन की मैं शुभकामना देता हूँ कि जिस उम्मीद से इन्होंने टूर्नामेंट का आयोजन किया है यह सफल हो और निश्चित ही सफल होगा। मुझे लगता है कि इतना अच्छा स्टेडियम बना है, स्कूल बना है, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम बना है, तो निश्चित ही यहाँ के युवाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए और उसी काम को हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष और समस्त जो यहाँ पे सामाजिक लोग हैं, इन सबके साझा प्रयास से एक बहुत अच्छा ये काम हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि विगत वर्ष भी यह टूर्नामेंट हुआ था तो हमारे छोटे से इलाके। उत्तराखंड में होने जा रही तीसरी G20 की बैठक पर बोलते हुए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि पहले हो चुकी बैठक के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और इस बार त्रिवेणी घाट और गंगा आरती आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित विभागों को 20 जून का अल्टीमेटम दिया गया है। उन्होंने इस बैठक के लिए PM मोदी और CM धामी का धन्यवाद किया। देखिए, वैसे तो आप जानते हैं कि इससे पहले भी एक बैठक हुई है ऋषिकेश में यानी नरेंद्र नगर में, और अभी तक 2 बैठकें हो चुकी हैं रामनगर और ऋषिकेश में। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले हमने डेवलप किया था वो स्थायी तौर पे किया था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उसकी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक ऐड इसमें ये हुआ कि त्रिवेणी घाट में गंगा आरती होनी है, उसको लेके पूरी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा विभाग काम कर रहा है। और जितने भी एयरपोर्ट से लेकर वेस्टिन तक और वेस्टिन से लेकर त्रिवेणी घाट तक तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो PWD को लेके होंगी, सिंचाई को लेके होंगी, हमारे विभाग की तरफ से होंगी या बिजली विभाग की तरफ से, सभी कंप्लीट लगभग हो गई है। 20 तारीख का उनको हमने टाइम दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह से 2 सफल बैठकें अभी तक हुई है, तीसरी बैठक भी सफल होगी। और इसके लिए विशेष धन्यवाद अपने माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहा हूँ, क्योंकि देश भर में हर राज्य में इस प्रकार की बैठकें जरूर हो रही होंगी, लेकिन हमारे 3 बैठकें हुई हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे आरती का जो एक मौका दिया है। ये चूँकि आरती अब बहुत भव्य और दिव्य आरती हो रही है। आपको याद होगा इससे पहले जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था, CPA की बैठक हुई थी, तमाम हमारे लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्षगण, तमाम लोगों ने आरती की थी और उसकी भव्यता देख के फिर आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोग। उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के बाद प्रदेश भर में चलाए जा रहे सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी सचिव रंजित कुमार सिन्हा जिला मुख्यालय रुद्रपुर के ग्राम मलसी पहुंचे, जहां उन्होंने मलसी क्षेत्र के ग्रामवासियों को समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोई भी समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती, वे समस्या ही होती है। हर समस्या का समाधान और निदान होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कई समस्याओं का तो मौके पर समाधान कर दिया, जबकि कुछ समस्याओं के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
आवास रिक्वायरमेंट, आवास की आवश्यकता है किसी को नाली कहीं पर दिक्कत है, किसी को ज़मीन की कहीं पर इशूज़ है, फ्रॉड हो गया है, किसी को राशन के इशूज़ है, तो लग सकता है कि यही सब मोस्टली यही कैटेगरी में हम रख सकते हैं सारी समस्याओं को। कहीं पर रोड के इशूज़ है, छोटी समस्या है लेकिन शायद गांव के लोग जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, बलिदान होना चाहिए। तो मिला कि 5-6 कैटेगरी है जिनमें सारी समस्याओं को हम रख सकते हैं। लगना चाहिए हम आम समस्या से जूझ रहे हैं और कोई है नहीं हमारे साथ, तो सरकार का एक उद्देश्य है कि एक ऐसा लगे लोगों को कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। छोटी समस्या है उनके लिए, हमें लग सकता है उनके लिए छोटी समस्या है लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो कोई भी समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती है, ये एक व्यक्ति और उस स्थान पर डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी समस्या उसके लिए है। और हर समस्या का निदान बहुत जरूरी है और हर समस्याओं के निदान के लिए ही हम शासन से एक हर जनपद में दौरा किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि हमारा जो तंत्र है लोगों की समस्याओं को निदान करने में कितना सक्षम है। अगर कमी है तो उसको ठीक किया जाएगा। मेरे ख्याल से जो तंत्र है काम कर रहा है, कुछ इश्यूज है उसको। उत्तराखंड में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल संगठन का चुनाव कराने के लिए अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहा है। इसी कड़ी में हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने बताया कि पूर्व में संगठन का कार्यकाल कोरोना महामारी के कारण पूरा नहीं हो पाया था और न ही उस दौरान संगठन में चुनाव की प्रक्रिया हो पाई थी। इस कारण संगठन के त्रिवार्षिक चुनाव को इस वर्ष 20 जुलाई तक करने को लेकर संगठन के सभी पदाधिकारियों की सहमति बन चुकी है। देखिए, हमारे चुनाव जो है कुछ समय से लंबित थे क्योंकि हमारा कार्यकाल पिछला कार्यकाल जो कार्यकारिणी का था वो समाप्त हो चुका था नवंबर में। अब जो है हम लोग ये पर्यटन सीजन और तीर्थाटन का जो हमारा मेन सीजन है उसको देखते हुए हमने जून तक थोड़ा अवॉइड रखा था। तो अब जून के बाद 20 जुलाई तक की हमने डेट दे रखी है। 20 जुलाई तक हम चुनाव करवाने के लिए हमने आज इस संदर्भ में हमारे जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं श्री प्रमोद गोयल जी, उनको कार्यभार दे दिया है कि भाई अब आप इसको संभालें और आज से आचार संहिता भी लग गई है। तो हमारे महामंत्री जी ने जैसा भी पूरे सदन को बताया कि भाई अब जो है आचार संहिता लग चुकी है और हमारा जितना पूरा इसका वो है वो अब चुनाव अधिकारी देखेंगे। तो चुनाव कब होंगे, चुनाव कैसे होंगे, चुनाव का प्रारूप क्या होगा, ये चुनाव अधिकारी पर डिपेंड करेगा। चुनाव कहाँ संपन्न किए जाने की वो है, संबंध कहाँ पर होंगे? चुनाव हल्द्वानी में ही होंगे क्योंकि चुनाव अधिकारी हल्द्वानी के हैं, तो हल्द्वानी में ही चुनाव होंगे। क्या कोई यहाँ पे रखा कि एक पद पे इतने लोग यहाँ पर नामांकन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ किसी पद में भी कितने भी अध्यक्ष और महामंत्री के चुनाव होते हैं पूरे संगठन में, तो उसमें ये बाध्यता नहीं है कि कौन करेगा या कौन नहीं करेगा। ये आपसी सहमति के आधार पर जो भी। अब उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NV न्यूज़। नमस्कार।